कहा जाता है कि कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं बल्कि उन यादों तक जाते हैं जिन्हें दुनिया भुला देना चाहती है। घने देवदार के पेड़ों के बीच छिपा बीट हाउस नंबर 4 कोई आम ठिकाना नहीं बल्कि एक जिंदा कब्रगाह है। अर्जुन के लिए ये सिर्फ एक प्रशासनिक तबादला था, एक नई जिम्मेदारी, एक नया इलाका। वो अपने साथ तर्क और साहस लेकर आया था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिस मिट्टी पर वो अपने हक के कदम रख रहा है वो सदियों से इंसानी रूहों की प्यासी है। यहाँ की हवा में सिर्फ नमी नहीं है बल्कि उन अफसरों की दबी हुई चीखें और सड़ी हुई महक है जो उससे पहले यहाँ आए और फिर यहीं की लकड़ियों में समा गए। जब यहाँ सूरज ढलता है तो सन्नाटा शांति नहीं लाता बल्कि वो एक शिकारी की तरह अपनी सांसें थाम लेता है। दीवारें हिलती हैं, फर्श से खून जैसा काला सच रिश्ता है और अंधेरे में वे आंखें चमकती हैं जिनका कोई चेहरा नहीं होता। अपनी धड़कनों पर काबू पा लीजिए, क्योंकि यहाँ का हर कोना आपको देख रहा है और आपके हर डर को महसूस कर रहा है। याद रखिएगा, बीट हाउस नंबर 4 में सरकारी नियम नहीं बल्कि एक प्राचीन और अलौकिक शक्ति का साम्राज्य चलता है। और सबसे जरूरी बात, चाहे जो हो जाए, पिछला दरवाजा कभी मत खोलना। अर्जुन ने अपनी जीप का इंजन बंद किया तो सन्नाटे ने उसे चारों ओर से ऐसे घेर लिया जैसे वो किसी गहरी झील में डूब गया हो। घने देवदार के जंगलों के बीच खड़ा वो पुराना केबिन, जिसे सरकारी दस्तावेजों में बीट हाउस नंबर 4 कहा गया था, अब उसका नया ठिकाना था। अर्जुन एक अनुशासित वन अधिकारी था जिसका तबादला इस दूर दराज के इलाके में एक सामान्य प्रशासनिक फेरबदल के तौर पर हुआ था। उसके लिए ये सिर्फ एक नौकरी थी, एक नई जगह और कुछ महीनों की तन्हाई। लेकिन जैसे ही उसने उस लकड़ी के भारी दरवाजे को धकेला, उसकी चूलों से निकलने वाली चरमराहट ने उसके अंतर्मन में एक अजीब सी सहरन पैदा कर दी। वो डर नहीं था, बस एक अनजानी सी बेचैनी थी। केबिन के अंदर की हवा भारी और सीलन भरी थी। धूल की एक मोटी परत हर चीज पर जमी थी। अर्जुन ने अपना सामान एक कोने में रखा और लालटेन जलाई। पीली रोशनी जब दीवारों पर पड़ी तो परछाइयां लंबी होकर छत तक फैल गईं, जैसे कोई काला हाथ उसे दबोचने के लिए बढ़ रहा हो। उसने खुद को झिड़का और चाय बनाने की तैयारी करने लगा। बाहर जंगल की आवाजें धीरे धीरे बदल रही थीं। दिन के पक्षियों का चहचहाना बंद हो चुका था और उनकी जगह झींगुरों की एक लयबद्ध कान फोड़ने वाली आवाज ने ले ली थी। रात का अंधेरा इतना घना था कि खिड़की के कांच पर अपनी ही परछाई देख अर्जुन को लगा कि बाहर कोई खड़ा उसे घूर रहा है। पहली रात सब कुछ सामान्य रहा, सिवाय उस एहसास के कि कोई उसे सोते हुए देख रहा है। दूसरे दिन अर्जुन ने इलाके का मुआयना किया। स्थानीय गार्ड, जो सुबह उसे राशन देने आया था, उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था। उसने बस इतना कहा, साहब, सूरज ढलने के बाद आंगन में कदम मत रखिएगा और चाहे जो सुनाई दे, पिछला दरवाजा मत खोलिएगा। अर्जुन हंसा। उसने सोचा कि पहाड़ी लोग अंधविश्वासी होते हैं, लेकिन शाम होते ही उसकी हंसी हवा में काफूर हो गई। 6:30 बजे के आसपास जब धुंध पेड़ों के बीच से सांप की तरह रेंगती हुई केबिन तक पहुंची तो तापमान अचानक गिर गया। अर्जुन अपनी मेज पर बैठकर फाइलें पढ़ रहा था, तभी उसे ऊपर की मंजिल पर, जो कि बरसों से खाली पड़ी थी, चलने की आवाज सुनाई दी। धप धप धप। लकड़ी के तख्तों के चरमराने की वो आवाज बिल्कुल साफ थी। उसके माथे पर पसीने की पहली बूंद उभरी। उसने लालटेन उठाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। उसका दिल सीने की दीवार को किसी हथौड़े की तरह पीट रहा था। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हवा गाढ़ी होती जा रही है, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। जब वो ऊपर पहुंचा तो वहां सन्नाटा था। धूल पर किसी के पैरों के निशान नहीं थे, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी अभी भी धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठकर गया हो। अर्जुन की आंखों की पुतलियां डर से फैल गईं। उसका गला सूख गया और हाथ कांपने लगे। उसने खुद से कहा कि ये हवा का झोंका होगा, लेकिन खिड़कियां तो बंद थीं। जैसे ही वो मुड़ा, उसने महसूस किया कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। एक ठंडी, सड़ी हुई गंध उसके नथुनों से टकराई। उसने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर उसकी अपनी परछाई के बगल में एक और धुंधली विकृत परछाई खड़ी थी। वो परछाई मानव रूप की थी, लेकिन उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे थे और सिर एक तरफ लटका हुआ था। अर्जुन की चीख उसके गले में ही फंस गई। वो लड़खड़ाते हुए नीचे भागा और खुद को मुख्य कमरे में बंद कर लिया। पूरी रात वो जागता रहा। बाहर हवा नहीं चल रही थी, लेकिन पेड़ों की टहनियां केबिन की छत को ऐसे खुरच रही थी जैसे कोई नाखून से लकड़ी को छील रहा हो। फिर शुरू हुई फुसफुसाहट। वो कोई भाषा नहीं थी, बस एक गूंजती हुई आवाज थी जो सीधे उसके दिमाग के अंदर घुस रही थी। अर्जुन, अर्जुन। उसका नाम पुकारा जा रहा था, लेकिन वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी। वो ऐसी थी जैसे कोई सूखी पत्तियों के ढेर पर चल रहा हो। उसके चेहरे पर खौफ की ऐसी लकीरें खिंच गई थीं कि वो खुद को आईने में पहचान नहीं पाता। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं
और चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। तीसरे दिन की सुबह उसे राहत नहीं मिली। सूरज की रोशनी भी उस केबिन के अंधेरे को पूरी तरह काट नहीं पा रही थी। उसने वहां से भागने की सोची, लेकिन जब वो अपनी जीप के पास पहुंचा तो देखा कि टायरों को किसी ने बुरी तरह फाड़ दिया था, मानो किसी बड़े जानवर ने अपने दांतों से उन्हें चबा लिया हो। आसपास कोई निशान नहीं थे, सिवाय उन लंबी उंगलियों के निशानों के जो धूल भरी खिड़कियों पर बने थे। उसे समझ आ गया कि वो कैद हो चुका है। वो अंदर लौटा और पिस्तौल लोड की, हालांकि वो जानता था कि जो चीज़ उसे डरा रही है उस पर गोलियां बेअसर होंगी। जैसे जैसे शाम ढली, सन्नाटा और भी विभत्स हो गया। इस बार आवाजें छत से नहीं बल्कि दीवारों के अंदर से आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे केबिन की लकड़ियां सजीव हो गई हों और दर्द से कराह रही हों। रात के करीब 2 बजे अचानक केबिन की सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। घोर अंधेरा। अर्जुन ने टॉर्च जलाई, लेकिन उसकी रोशनी सिर्फ 1 फुट तक ही जा पा रही थी, जैसे अंधेरा रोशनी को निगल रहा हो। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों के पास कुछ रेंग रहा है। उसने रोशनी नीचे डाली तो देखा कि फर्श से काले रंग का कोई गाढ़ा तरल पदार्थ निकल रहा है, जो खून की तरह काला और गाढ़ा था। उसका शरीर थर-थर कांपने लगा। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक बर्फीली लहर दौड़ गई। अचानक कमरे के कोने से एक धीमी, गला घोंटने वाली हंसी सुनाई दी। टॉर्च की रोशनी धीरे धीरे उस कोने की तरफ बढ़ी। वहां छत से उल्टा लटका हुआ एक साया उसे देख रहा था। उसका चेहरा मांस का एक लोथड़ा मात्र था, जिसमें आंखें नहीं थीं, बस 2 जलते हुए गड्ढे थे। वो साया धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। अर्जुन ने अपनी पिस्तौल से 3 गोलियां चलाईं। ठां ठां ठां। गोलियां दीवार में धंस गईं, लेकिन वो साया नहीं रुका। वो हवा में तैरता हुआ अर्जुन की तरफ बढ़ा। अर्जुन पीछे हटा, उसका पैर फिसला और वो जमीन पर गिर पड़ा। डर के मारे उसके गले से सिर्फ एक दबी हुई घरघराहट निकल रही थी। वो साया अब उसके ठीक ऊपर था। उसकी ठंडी, बर्फीली सांसें अर्जुन के चेहरे पर महसूस हो रही थीं। उस चीज ने अपना लंबा, हड्डी वाला हाथ अर्जुन के गले की तरफ बढ़ाया। अर्जुन ने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं। उसकी रूह कांप उठी थी। उसे लगा कि ये उसका आखिरी पल है। लेकिन तभी केबिन का पिछला दरवाजा, जिसे गार्ड ने खोलने से मना किया था, खुद ब खुद जोर के धमाके के साथ खुल गया। बाहर से कोई रोशनी नहीं आई, बल्कि एक और गहरा काला साया अंदर दाखिल हुआ। दोनों परछाइयों के बीच एक अजीब सी जंग शुरू हो गई और केबिन का तापमान इतना गिर गया कि अर्जुन की सांसें धुंध बनकर निकलने लगीं। वो रेंगते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने चौखट पार करने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसे वापस अंदर खींच रही है। जंगल से अब हजारों आवाज़ों का शोर आने लगा था, रोने की, हंसने की और चीखने की आवाज़ें। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर अपनी टॉर्च फिर से जलाई, और जो उसने सामने देखा उसने उसके होश फाख्ता कर दिए। सामने जंगल के पेड़ों पर दर्जनों लोग लटके हुए थे, लेकिन वे मरे हुए नहीं थे। उनकी आंखें चमक रही थीं और वे सब एक साथ अर्जुन की तरफ इशारा कर रहे थे। तभी वो साया जो केबिन के अंदर था, अर्जुन के कान के पास आकर फुसफुसाया, तुम अब हमारे हो। अर्जुन का सिर चकराने लगा और उसे सब कुछ धुंधला दिखने लगा। उसका शरीर सुन्न पड़ गया था, मानो उसकी चेतना उसे छोड़ रही हो। उसने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा, जहां चांद भी अब खून की तरह लाल नजर आ रहा था। वो गिर पड़ा, लेकिन उसकी आंखें खुली रह गईं। उसने देखा कि वो गार्ड जिसने उसे चेतावनी दी थी, दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था, और उसके हाथ में अर्जुन की ही नेम प्लेट थी, जिस पर जंग लग चुकी थी, जैसे वो वहां बरसों से पड़ी हो। चेतना खोने से ठीक पहले अर्जुन को महसूस हुआ कि उसे घसीटकर केबिन के उस अंधेरे तहखाने की तरफ ले जाया जा रहा है, जिसका दरवाज़ा उसने पहले कभी नहीं देखा था। वहां से आने वाली चीखें अब उसे अपनी ही लगने लगी थीं। अर्जुन की चेतना जब वापस लौटी तो सबसे पहले उसे अपनी आंखों के सामने सघन अंधेरे का एहसास हुआ। वो अंधेरा ऐसा नहीं था जिसे रोशनी से काटा जा सके। वो एक जीवित, स्पंदित काली चादर की तरह था जो उसके चेहरे पर लिपटी हुई थी। उसके मुंह में मिट्टी और लोहे जैसा स्वाद था, शायद खून का। जब उसने हिलने की कोशिश की तो उसके शरीर के हर जोड़ ने विरोध किया। उसकी कलाइयाँ ठंडी जंजीरों से नहीं, बल्कि किसी चिपचिपे मजबूत रेशों से बंधी थीं जो उसकी खाल में धंस रहे थे। वो उस तहखाने में था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। हवा में सड़ांध इतनी तेज थी कि उसका जी मिचलाने लगा। फर्श गीला था, लेकिन वो पानी नहीं था। वो वही काला गाढ़ा तरल था जो ऊपर केबिन के फर्श से रिस रहा था। उसकी सांसें तेज और उखड़ी हुई थीं। हर बार जब वो सांस लेता, उसे ऐसा लगता जैसे उसके फेफड़ों में ठंडी राख भर रही हो। अचानक अंधेरे के बीच एक माचिस की तीली जलने की आवाज आई। चर्र। एक छोटी सी पीली लौ उठी और उसने उस चेहरे को रोशन किया जिसे अर्जुन ने आखिरी बार देखा था। वो वही गार्ड था, लेकिन अब उसका चेहरा वो नहीं था जो सुबह दिखा था। उसकी त्वचा झुर्रियों से भरी और पीली थी, जैसे उसे किसी मुर्दे के शरीर से उतार कर पहना गया हो।
उसकी आंखों की जगह केवल सफेद पुतलियां थीं, जिनमें कोई जीवन नहीं था। वो गार्ड अर्जुन की फटी हुई नेम प्लेट को सहेज रहा था, जैसे वो कोई कीमती गहना हो। साहब, यहाँ समय रुक जाता है। गार्ड की आवाज ऐसी थी जैसे दो सूखे पत्थरों को आपस में रगड़ा जा रहा हो। आपसे पहले जो आए वे भी यही समझते थे कि ये महज एक तबादला है, लेकिन जंगल किसी को चुनता नहीं है, वो बस अपनी भूख मिटाता है। अर्जुन ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से सिर्फ एक कराह निकली। उसका डर अब चरम पर था। उसकी आंखों से आंसू बहकर उन घावों में जा रहे थे जो उन रेशों ने बनाए थे। उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर अंधेरे में कुछ और भी है, अनगिनत सांसें जो एक साथ चल रही थीं। फुसफुस, फुसफुस। वे आवाजें दीवारों के पीछे से नहीं, बल्कि जमीन के नीचे से आ रही थीं। गार्ड ने मोमबत्ती जलाई और उसे जमीन पर रख दिया। रोशनी के फैलते ही अर्जुन की रूह कांप गई। तहखाने की दीवारें लकड़ी की नहीं थीं, वे हजारों हड्डियों और खोपड़ियों से बनी थीं, जिन्हें बड़ी सफाई से एक दूसरे के ऊपर चुना गया था। कुछ खोपड़ियां अभी भी ताज़ा लग रही थीं, उन पर मांस के कुछ हिस्से लटके हुए थे। और सबसे डरावनी बात यह थी कि हर खोपड़ी के माथे पर एक तांबे की प्लेट लगी थी, जिस पर किसी न किसी अधिकारी का नाम खुदा था। अर्जुन ने अपनी आंखों को सिकोड़ कर देखा। एक खाली जगह पर उसकी अपनी नेम प्लेट फिट करने की कोशिश की जा रही थी। खौफ की एक ऐसी लहर उसके शरीर से गुजरी कि उसे लगा उसका दिल धड़कना बंद कर देगा। अचानक वो साया जो ऊपर केबिन में था, छत से एक मकड़ी की तरह नीचे उतरा। उसकी उंगलियां अब और भी लंबी और नुकीली हो गई थीं। वो अर्जुन के पास आया और अपना चेहरा उसके चेहरे के इतना करीब ले आया कि अर्जुन उसकी आंखों के गड्ढों में रेंगते हुए कीड़ों को देख सकता था। उस चीज ने अपनी जीभ, जो किसी सांप की तरह दो हिस्सों में बटी थी, अर्जुन के गाल पर फेरी। वो स्पर्श इतना ठंडा था कि अर्जुन की खाल वहां से नीली पड़ गई। उसे अपनी मौत साफ दिख रही थी, लेकिन वो मौत सामान्य नहीं थी। उसे समझ आया कि यहाँ रूह को शरीर से अलग नहीं किया जाता, बल्कि उसे इसी केबिन की लकड़ियों में कैद कर दिया जाता है, ताकि वो हमेशा के लिए इस सड़ांध का हिस्सा बनी रहे। छोड़ दो मुझे, अर्जुन ने किसी तरह फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में वो अधिकार और रौब गायब था जो एक अधिकारी में होता है। अब वो केवल एक असहाय शिकार था। साया जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे कोई कांच के टुकड़ों को चबा रहा हो। तभी तहखाने के एक कोने से एक आवाज आई, एक पुरानी आवाज, अर्जुन, यहां से भागो, अभी भी रास्ता है। अर्जुन ने गर्दन घुमाई। वहां अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी, जो अन्य चीजों से अलग लग रही थी। वो धुंधली थी, लेकिन उसका चेहरा किसी पुराने परिचित जैसा था। वह उसके पिता थे, जो बरसों पहले इसी जंगल में लापता हो गए थे। अर्जुन की आंखों में पहचान और दर्द का मिश्रण उभरा। पिताजी, उसने कांपते हुए पुकारा, लेकिन वह साया तुरंत उसके पिता के रूप में बदल गया और फिर पलक झपकते ही एक भयानक दानव में तब्दील हो गया। वो एक छलावा था, उसकी उम्मीद को तोड़ने के लिए किया गया एक क्रूर मजाक। अर्जुन का मानसिक संतुलन अब डगमगाने लगा था। उसे अपने चारों ओर वही चेहरे दिखने लगे, वे लोग जिन्हें वो जानता था, जिन्हें उसने खो दिया था। वे सब उसे अपनी ओर खींच रहे थे। फर्श का वो काला तरल अब उसके घुटनों तक आ गया था। वो उसे नीचे की ओर खींच रहा था, जैसे जमीन उसे निगलना चाहती हो। तभी पूरे केबिन में एक जोरदार कंपन हुआ। ऊपर से लकड़ियों के टूटने की आवाज आई। गार्ड के चेहरे पर पहली बार घबराहट दिखी। वो जाग गया है, गार्ड ने फुसफुसाते हुए कहा और तुरंत मोमबत्ती बुझा दी। फिर से वही भयावह सन्नाटा, लेकिन इस बार उस सन्नाटे में एक भारी धीमी धड़कन सुनाई दे रही थी। धप धप धप। ये धड़कन केबिन की नहीं थी, ये उस पूरे जंगल की थी। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसकी कलाइयों के बंधन ढीले हो रहे हैं। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और हाथ झटक दिए। उसकी खाल छिल गई, खून बहने लगा, लेकिन वो आज़ाद था। वो अंधेरे में हाथ पांव मारते हुए उस दिशा में भागा जहां से उसे ताज़ा हवा का एक झोंका महसूस हुआ था। वो गिरता पड़ता, दीवारों से टकराता हुआ आगे बढ़ा। हड्डियों की दीवारें उसे छू रही थीं, मानो उसे रोकने की कोशिश कर रही हों। उसे अपनी पीठ पर उन लंबी उंगलियों के नाखूनों का एहसास हुआ, जिन्होंने उसकी शर्ट फाड़ दी और पीठ पर गहरी खरोंचें बना दी। वो चीखा, लेकिन रुका नहीं। अंत में उसे एक छोटी सी सीढ़ी दिखी जो ऊपर की ओर जा रही थी। वो पागलों की तरह चढ़ने लगा। जब वह ऊपर पहुंचा तो वो मुख्य कमरे में था, लेकिन नज़ारा बदल चुका था। केबिन की दीवारें अब पारदर्शी हो गई थीं। वो बाहर के जंगल को देख सकता था, लेकिन वो जंगल वो नहीं था जिसे उसने शाम को देखा था। पेड़ अब खून उगल रहे थे और जमीन पर घास की जगह काले हाथ लहरा रहे थे। आसमान में चांद गायब था और उसकी जगह एक विशाल जलती हुई आंख उसे घूर रही थी। अर्जुन का दम घुटने लगा। उसने मुख्य दरवाजे की तरफ छलांग लगाई,
लेकिन वो दरवाज़ा अब वहाँ नहीं था। वहाँ केवल एक दीवार थी जिस पर खून से लिखा था, तबादला रद्द कर दिया गया है। उसकी सांसें अब उसके गले में अटक रही थीं। डर की अधिकता से उसे धुंधला दिखने लगा था। तभी उसने देखा कि कमरे के बीचों बीच उसकी अपनी ही लाश पड़ी है, जिसका चेहरा पूरी तरह नोचा जा चुका है। वो अपनी ही लाश को देखकर सुन्न पड़ गया। अगर मैं वहां पड़ा हूं तो मैं कौन हूं? ये सवाल उसके दिमाग में गूंजा और उसी पल उसके शरीर में एक असहनीय दर्द उठा। उसे महसूस हुआ कि उसकी खाल फटने लगी है और उसके अंदर से वही काला साया बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। बाहर जंगल की चीखें अब एक सुर में गूंज रही थीं, जैसे वे किसी उत्सव की तैयारी कर रही हों। अर्जुन ने अपने हाथों को देखा। वे अब धीरे धीरे काले पड़ रहे थे और नाखून लंबे होने शुरू हो गए थे। उसने आईने की तरफ देखा, जो चमत्कारिक ढंग से उसके सामने आ गया था। आईने में उसे अपना चेहरा नहीं, बल्कि वही सड़ा हुआ मांस का लोथड़ा दिखाई दिया जिसे उसने तहखाने में देखा था। वह बदल रहा था। वो उस अलौकिक शक्ति का हिस्सा बन रहा था। लेकिन तभी दूर से एक मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी, जो शायद मीलों दूर किसी गांव से आ रही थी। उस आवाज ने उस भयावह जादू को एक पल के लिए कमजोर कर दिया। अर्जुन ने उस आखिरी मौके को पहचाना और खिड़की के कांच को अपने सिर से फोड़ दिया। वो बाहर की ठंडी, बर्फीली रात में गिर पड़ा। वो भागने लगा, लड़खड़ाते हुए, बिना पीछे मुड़े। पेड़ों की टहनियां उसे चाबुक की तरह मार रही थीं, लेकिन वो नहीं रुका। भागते भागते वो एक ढलान से नीचे गिरा और लुढ़कता हुआ एक पुरानी गुफा के मुहाने पर जा रुका। जब उसने ऊपर देखा तो केबिन पहाड़ी के ऊपर किसी जलते हुए दिए की तरह चमक रहा था और उसके चारों ओर हजारों परछाइयां नाच रही थीं। वो गुफा के अंदर रेंग गया, ये सोचकर कि वो बच गया है। लेकिन जैसे ही वो गुफा की गहराई में पहुंचा, उसने देखा कि वहां दीवारों पर वही नाम खुदे थे जो उसने तहखाने में देखे थे। और सबसे अंत में ताज़ा खुदा हुआ एक नाम था, अर्जुन। उसके ठीक नीचे एक जलता हुआ दिया रखा था और उसके पास वही गार्ड बैठा था जो अब एक पुराने पुजारी के वेश में था। पुजारी ने उसकी ओर देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, आप गलत दिशा में भाग रहे हैं साहब। आप बाहर नहीं और गहराई में आ गए हैं। अर्जुन की रूह कांप उठी जब उसने देखा कि गुफा के फर्श पर हजारों सांपों की तरह रेंगती हुई वही काली जड़ें उसकी ओर बढ़ रही हैं। इस बार भागने का कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन की चीख गुफा की दीवारों से टकराकर वापस उसी के कानों में किसी अट्टहास की तरह गूंज रही थी। वो पुजारी, जिसकी आंखों में अब मटमैली पीली रोशनी जल रही थी, अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसके चारों ओर रेंगती हुई वे काली जड़ें अब सांपों की तरह फुफकार रही थीं। अर्जुन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर पत्थर की तरह भारी हो चुके थे। उसके जूतों के नीचे की जमीन अब ठोस नहीं रही थी, वो किसी दलदल की तरह उसे सोख रही थी। पुजारी ने एक पुराना जर्जर रजिस्टर निकाला, वही सरकारी रजिस्टर जो अर्जुन ने अपने ऑफिस की मेज पर देखा था, लेकिन इसके पन्ने इंसानी खाल से बने प्रतीत हो रहे थे। तबादला कभी सामान्य नहीं होता, अर्जुन। पुजारी की आवाज अब गुफा की गहराई से आती हुई लग रही थी। तुम यहाँ नौकरी करने नहीं आए हो, तुम यहाँ कर्ज चुकाने आए हो। इस जंगल ने सदियों से इंसानी रूहों का पहरा मांगा है। जो भी यहाँ वर्दी पहनकर आता है वो इस मिट्टी का हिस्सा बन जाता है। अर्जुन के माथे पर ठंडा पसीना बहकर उसकी आंखों में जा रहा था, जिससे उसे सब कुछ धुंधला और लाल दिखाई दे रहा था। उसका शरीर कांप रहा था, दांत आपस में बुरी तरह बज रहे थे। यह डर का वो स्तर था जहां इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है और केवल आदिम वृत्ति जीवित रह जाती है। अचानक गुफा की छत से वही काला साया नीचे गिरा। इस बार वो स्पष्ट था, एक विकृत आकृति जिसकी खाल पेड़ों की छाल जैसी थी और जिसके चेहरे पर कोई नाक या होंठ नहीं थे, बस एक अंतहीन काला गड्ढा था। उसने अर्जुन के कंधे को छुआ। स्पर्श इतना बर्फीला था कि अर्जुन को लगा उसके खून में बर्फ की सुइयां चुभ रही हैं। उस साये ने अर्जुन के कान में कुछ कहा, एक ऐसी भाषा जो उसने कभी नहीं सुनी थी, लेकिन उसका अर्थ उसके जहन में बिजली की तरह कौंधा। अब तुम देखोगे जो हमने देखा है। पलक झपकते ही गुफा गायब हो गई। अर्जुन अब उसी केबिन के अंदर खड़ा था, लेकिन समय बदल चुका था। केबिन नया था और बाहर सूरज चमक रहा था। उसने देखा कि एक युवा अधिकारी, ठीक उसकी तरह उत्साही, मेज पर बैठा कुछ लिख रहा है। तभी अचानक साया उभरा और उस अधिकारी को घसीटते हुए दीवारों के अंदर ले गया। दीवारें मांस की तरह फटी और उसे निगल गईं। फिर एक और अधिकारी आया, फिर एक और। अर्जुन ने अपनी आंखों के सामने दशकों की खौफनाक दास्तानें देखीं। वो चिल्लाया, बंद करो, मुझे वापस जाने दो। लेकिन उसकी आवाज़ खुद उसी के कानों में किसी सूखे पत्ते के टूटने जैसी सुनाई दी। वो फिर से उसी पुजारी के सामने था। पुजारी ने अपना हाथ बढ़ाया और अर्जुन के माथे को छुआ। उस स्पर्श के साथ ही अर्जुन की सारी यादें, उसका परिवार, उसका शहर, उसकी पहचान धुंधली होने लगी। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसकी पत्नी का चेहरा कैसा था या उसके घर का रंग क्या था। उसे बस एक ही चीज़ याद रह गई थी, बीट हाउस नंबर 4।
उसका अस्तित्व अब उस केबिन की लकड़ियों और इस अंधेरी गुफा की जड़ों से जुड़ चुका था। उसके नाखून अब सचमुच लंबे होकर नुकीले हो रहे थे और उसकी आंखों की पुतलियां गायब होकर केवल सफ़ेद शून्यता में बदल रही थीं। उसने अपने शरीर को टूटते हुए महसूस किया। हड्डियों के चटकने की आवाज़ें गुफा के सन्नाटे को चीर रही थीं। वो अब दर्द महसूस नहीं कर रहा था, बल्कि एक अजीब सी ठंडक उसके भीतर भर रही थी। पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा कार्यकाल अब शुरू होता है रक्षक। पुजारी की आकृति धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी और वह गुफा भी सिकुड़ने लगी। अर्जुन को महसूस हुआ कि वो हवा में तैर रहा है, या शायद वो अब हवा का ही हिस्सा था। अगले ही पल वो खुद को केबिन के उसी शीशे के पीछे खड़ा पाया जहां से उसने पहली रात बाहर देखा था। लेकिन इस बार वो बाहर नहीं देख रहा था, वो केबिन के अंदर देख रहा था। केबिन बिल्कुल वैसा ही था, धूल भरी मेज, लालटेन की पीली रोशनी और दीवार पर लटकी उसकी अपनी नेम प्लेट। वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो शीशा अब एक अभेद्य दीवार बन चुका था। वो चिल्लाया, पर उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला, बस एक डरावनी घरघराहट निकली। वो अब वही साया बन चुका था जिससे वो भाग रहा था। तभी दूर जंगल के रास्ते पर एक रोशनी दिखाई दी। एक नई जीप पहाड़ी पर चढ़ रही थी। इंजन की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। अर्जुन की रूह कांप उठी। वो चाहता था कि वो उस जीप को रोक दे, उसे चेतावनी दे कि यहां मौत से भी बदतर कुछ इंतजार कर रहा है। जीप केबिन के सामने आकर रुकी। एक नया युवा अधिकारी बाहर निकला। उसने गहरी सांस ली और केबिन की सुंदरता की तारीफ की। उसने केबिन का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अर्जुन ने देखा कि वो नया अधिकारी ठीक उसकी तरह अपनी मेज पर बैठा और लालटेन जलाई। जैसे ही उस अधिकारी ने खिड़की की तरफ देखा, अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कांच पर अपना हाथ मारा, लेकिन अधिकारी को कुछ सुनाई नहीं दिया। उसे बस कांच पर एक हल्की सी धुंध दिखाई दी, जैसे बाहर कोई खड़ा सांस ले रहा हो। अधिकारी मुस्कुराया और अपनी डायरी में लिखने लगा, दिन 1, यहाँ का माहौल बहुत शांत और सुखद है। अर्जुन, जो अब उस केबिन की आत्मा का एक हिस्सा था, अंधेरे कोने में दुबक गया। उसने देखा कि फर्श से वही काला तरल पदार्थ फिर से निकलना शुरू हो गया है। केबिन की छत से उसकी अपनी पुरानी परछाई नीचे लटक रही थी, जो अब उस नए अधिकारी की ओर बढ़ रही थी। अर्जुन समझ गया कि ये एक चक्र है जो कभी खत्म नहीं होगा। उसे अब भूख महसूस होने लगी थी, इंसानी डर की भूख। उसकी जो रूह कुछ देर पहले बचाने की कोशिश कर रही थी, वो अब उस नए शिकार को तड़पते हुए देखने के लिए लालायित हो रही थी। रात गहरा गई। जंगल के पेड़ों ने फिर से फुसफुसाना शुरू कर दिया। नया अधिकारी अचानक अपनी कुर्सी से उछल पड़ा जब उसने ऊपर की मंजिल पर धप 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 की आवाज सुनी। उसने अपनी लालटेन उठाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। अर्जुन की काली लंबी उंगलियां अब उस अधिकारी की परछाई के साथ जुड़ चुकी थीं। जैसे ही अधिकारी ने ऊपर का दरवाजा खोला, अर्जुन ने अपनी फटी हुई आवाज में फुसफुसाया, जिसे सुनकर अधिकारी के हाथ से लालटेन गिर पड़ी। स्वागत है तुम्हारा, नए ऑफिसर। केबिन का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया और जंगल में एक ऐसी चीख गूंजी जो मीलों दूर तक सुनाई दी, लेकिन उस चीख को सुनने वाला कोई नहीं था। अर्जुन अब पूरी तरह बदल चुका था। वो अब डर का शिकार नहीं था, वो खुद डर बन गया था। बीट हाउस नंबर 4 की नेमप्लेट पर अब एक नया नाम उभरने लगा था और पुराने नाम की जगह धूल ने ले ली थी। अंधेरा अब पूर्ण था और जंगल अपनी अगली भूख के शांत होने का इंतजार करने लगा।